नेक्स्ट पेपर जून 19 डीटी पार्ट देखते पहले। देखो अगेन वही पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी और क्वेश्चन 2 में ऑप्शन रहेगा 2 या फिर 2A। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, कैपिटल गेन का ये क्वेश्चन था गाइस, कैपिटल गेन का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, करके देता हूं मैं आपको। देखो, मिस नरगिस परचेस्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर फॉर रुपीज 1,20,000 ऑन 15th of May 1975। 1975 में नरगिस ने प्रॉपर्टी परचेस की थी सिर्फ 1,20,000, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात चल रही। शी फर्दर incurred the expenses on addition और alteration बोल सकते and modification in respect of the said property। मतलब हम इसको बोल सकते गाइस कि ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या खर्चा किया उसने। तो वहां पे दिया है कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर किया 82-83 में, फिर 2002-03 में और 12-13 में, और उसकी कॉस्ट देके रखे। ओके, देन द हाउस प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड बाय हर ऑन 20th August 2018। मतलब 2018-19 में यह हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दिया एट रुपीज 80 lakhs रुपीज एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड 50,000। तो जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस फॉर सेल, वो 50,000 के। तो इसको पहले माइनस करना पड़ेगा सेल कंसिडरेशन से, हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस करते और फिर बचा हुआ जो रहता है वो आपका रहेगा नेट सेल कंसिडरेशन, है ना, नेट सेल कंसिडरेशन बोल दो। ओके, देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन बाय द वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑन दैट डेट वाज 85 lakhs। तो देखो 80 लाख की प्रॉपर्टी सेल किया, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 85 lakhs। तो हमको मालूम है सर सेक्शन 50C, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना 105%, याद है आपको 105% से ज्यादा है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते, तो 85 lakhs हमको लेना पड़ेगा यहां पे। ओके, चल आगे देखते क्या बोलता है। नेक्स्ट, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी डिटरमिन एज ऑन 1st of April 2001 इज 12,50,000। ये भी काम किए, कैसे मैं बताता हूं सब आपको। और कंप्यूट द कैपिटल गेन, और आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसिस देके रखे। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था गाइस, आप लोगों को ये आना चाहिए था। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते सेल कंसिडरेशन की, राइट। सेल कंसिडरेशन की बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। सेल कंसिडरेशन 80 lakhs आपको दिया है और उसका स्टैंप वैल्यूएशन दिया 85 lakhs। तो क्या बोला है उन्होंने कि अगर ये आप इसको 105% करो, मतलब 80 lakhs का 105% करो, 80 lakhs इंटू 5% पहले कर लो, कितना आता है 5%, 4 lakhs। अब ये इसमें ऐड कर दो 4 lakhs, मतलब 84 lakhs हो जाएंगे। 105% 84 lakhs, राइट। अब देखो क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि अगर ये वैल्यू 84 lakhs तक होती, स्टैंप वैल्यू अगर 84 lakhs तक होती आपकी, तो हम ये 80 lakhs को ही आपका सेल कंसिडरेशन मानते थे। 105% करके देखना। इसका इनका रीजन देखो, रीजन भी सुनो, सिर्फ रटो मत। रीजन क्या है इनका? रीजन ये बोला है कि भाई 80 lakhs का आपने मार्केट वैल्यू पे वो गुड्स को बेचा, जो भी लैंड थी उसको बेचा आपने 80 lakhs पे, लेकिन उसकी स्टैंप वैल्यू अगर 84 lakhs तक है, हो सकता है कि 5% आगे पीछे हो सकता है स्टैंप वैल्यू और आपने जो वैल्यू बेचा उसमें। लेकिन अगर ये 5% से ऊपर डिफरेंस है तो फिर ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको 50C एप्लीकेबल होगा और 50C में स्टैंप वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने 105% करके देखा, वो आ रहा है 84 lakhs। तो अब ये 84 lakhs से ज्यादा स्टैंप वैल्यू आ रही है, मतलब 85 lakhs से स्टैंप वैल्यू आपकी, तो अब ये 84 lakhs को कोई मायने नहीं रखेंगे, मतलब आपका सेल कंसिडरेशन अब 85 lakhs माना जाएगा। ये पहला पॉइंट था गाइस। 105% करके देखना आपने जो वैल्यू पे बेचा। अगर यही उन्होंने स्टैंप वैल्यू दिए रहती थी 83 lakhs, मान के चलो स्टैंप वैल्यू 83 lakhs रहती थी, तो आप सेल कंसिडरेशन 80 lakhs ही लेते थे, क्योंकि 83 lakhs इज लेस देन 105% ऑफ योर सेल कंसिडरेशन। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेस एक्सपेंसेस कर देंगे, एक्सपेंसेस 50,000 के हैं, मतलब आपका नेट सेल कंसिडरेशन जो आया, नेट सेल कंसिडरेशन वो आया आपका 84,50,000 का। सर इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गया, पूरा समझ गया। ओके, अब देखो क्या बोलता है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उन्होंने बोला है गाइज, ये जो लैंड परचेस की, ये 1975 में परचेस की लैंड, 1975 में परचेस की, ओके, और तब 1,20,000 रुपए की परचेस की। हमारा इंडाइसिस चालू होता है 2001-2 से, सॉरी 2001-2002 से, 1 से, बराबर। अब ये इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू 14, जो आपको 14/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू देखी रखिए, एफएमवी देके रखिए आपको 12,50,000, ओके। अब ये 12,50,000 ही ऐसा माना जाएगा, क्योंकि देखो आपको कंपेयर किसमें करना है, आपको आपने परचेस कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज हाइयर, जो हाइयर रहेगी उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करो, राइट। हमने देख चुका है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेस, अगर ये 1/4/2001 के पहले की प्रॉपर्टी है, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज हाइयर, तो हमने इसको कंसीडर किया। तो मतलब 12,50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई एज ऑन 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, राइट। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई ना। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो पहले की गाइस, इसको समझना, ये की है 82-83 में, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, ये आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा होगा, लेकिन फिर से बता देता हूं आपको। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये पहली प्रॉपर्टी आपने 1975 में परचेस की, जब 1,20,000 की परचेस की। अब इसके ऊपर आपने एक फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, कौन से दिन कंस्ट्रक्ट किया, 82-83 में, 82-83 में कंस्ट्रक्ट किया, और इसकी वैल्यू तब थी 3,50,000। अब समझो बात को, अब उन्होंने क्या बोला कि ये पूरे प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एज ऑन 1/4/2001 इतनी है, 12,50,000। मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आ गई 1,20,000 जो लैंड की थी, और उसके फर्स्ट फ्लोर की वैल्यू भी आ गई, ये दोनों मिला के आज की फेयर मार्केट वैल्यू निकली आपकी, और वो 12,50,000। ये दोनों मिला के पूरे प्रॉपर्टी की उसने फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दिया, राइट। मतलब ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है, जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 है, उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम नील मानते। नील क्यों नील मानते गाइस, क्योंकि अगर ये 1/4/2001 के पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो वो वैल्यू ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, वो वैल्यू ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। इसलिए 1/4 रटो मत, कॉन्सेप्चुअली समझो, 1/4/2001 की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा नील रहेगी। क्यों, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड रहेगी 1/4/2001 के वैल्यू, ओके। तो ये पॉइंट हो गया, और फिर ये दोनों इंप्रूवमेंट की जो है उसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा देंगे, राइट। तो देखो आंसर फटाफट, अब समझ में आ गया होगा। देखो पहला तो पॉइंट आपका 85 लाख नेट सेल कंसिडरेशन 50C लगा दिया, ओके। फिर 50,000 आपका एक्सपेंस आ गया, तो 84,50,000 आपका नेट सेल कंसिडरेशन हुआ। फिर देखो ये आपको जो बताया मैंने, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो थी 1,20,000, लेकिन 1/4/2001 की वैल्यू 12,50,000, तो 12,50,000 ये अगर 100 है 2001 का इंडेक्स, तो आपका जो भी इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करो। इस पेपर में आपको 18-19 का 280 इंडेक्स था, इसलिए 280 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आपका ईयर होगा वो ईयर के इंडेक्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 35 लाख आ गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। और फिर इंप्रूवमेंट मैंने बताया आपको कि 1 के पहले का अगर इंप्रूवमेंट होगा तो उसकी कॉस्ट नील रहती है। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन 82-83 प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 शुड बी इग्नोर वेदर असेसी ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट और नॉट। तो उन्होंने मतलब आपने ये 1 की वैल्यू ऑप्ट नहीं किया, फिर भी इसको आपको हमेशा नील मानना पड़ेगा। ऐसा माना जाएगा कि वो 1 की वैल्यू में इंक्लूड, तो ये नील आ गया। और कंस्ट्रक्शन 2002-3 में जो किया उसका 9,50,000 वैल्यू उस साल का इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। और दूसरा कॉस्ट ऑफ ऑल्टरेशन मतलब इंप्रूवमेंट ये वाला, उसका वैल्यू इतना, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टोटल इतनी आ गया। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और ये आया फिर आपका कैपिटल गेन जब ये नेट सेल कंसिडरेशन से माइनस, ओके। बता दें, अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन सिंपल था बहुत। सेकेंड, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस डन बाय सिद्धार्थ HUF इज लोकेटेड इन लंडन। ये रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन है।
एंड द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर फ्रॉम। तो देखो मेन पॉलिसी डिसीजंस कहां से होते हैं? लंदन से, और उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट भी वहीं पे। एक सेकंड ना, एक सेकंड, अब पढ़ो, तब तक क्वेश्चन पढ़ो। ओके, लंदन से डिसीजन हो रहा है। फिर देखो, मिस्टर सिद्धार्थ द कर्टा ऑफ एचयूएफ बॉर्न इन जयपुर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1819 आफ्टर अ गैप ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल के बाद पहली बार वो जयपुर में आया, इंडिया में, जयपुर का था, इंडिया में आया। ही केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2018। पहले दिन आ गया अप्रैल के, मतलब ये दिन हम कंसिडर करते इंडिया में आने वाला। एंड लेफ्ट लंदन वाया दुबई ऑन 30 नवंबर, 30 नवंबर को गया। तो मतलब वो कितने दिन इंडिया में था गाइस? अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 30 को गया। मतलब पूरा नवंबर ही इंडिया में था। तो यहां से ये पूरे दिन वो इंडिया में था, राइट। तो चलो करो काउंट, अप्रैल के 30, मई के 31, पूरे काउंट करो, दिन कितने दिनों इंडिया में था। फिर देखो आगे क्या बोलता है। डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ एचयूएफ, दोनों का पूछा है। तो पहले तो सिद्धार्थ का निकाल देते। तो सिद्धार्थ इतने दिन इंडिया में था और वो पहले इंडिया में कभी नहीं आया। तो देखते हैं पहले बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या? 182 डेज क्या वो इंडिया में था? तो देखो कितने दिन इंडिया में था, ये यहां पे दिया, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 244 डेज वो इंडिया में था, अप्रैल से नवंबर तक। तो पहली एक दो में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। बट एडिशनल कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 15 साल के बाद पहली बार इंडिया में आया। तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ही इज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, आर एंड एन आर हो गया, राइट। तो देखो कैसे लिखना है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 सिद्धार्थ द कर्ता ऑफ एचयूएफ हैड स्टेड इन इंडिया फॉर 244 days and will be treated as resident in India, right? However, since he come to India only after 15 years, he does not satisfy any of the additional condition and hence he is, मतलब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, सिंपल था। देन एचयूएफ का क्या रहेगा? कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा इंडिया के बाहर से, राइट, लंदन से, इसलिए ये नॉन रेसिडेंट एचयूएफ माना जाएगा। तो देखो कैसे लिखना है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ सिद्धार्थ एचयूएफ इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1819, देयरफॉर द स्टेटस ऑफ सिद्धार्थ एचयूएफ फॉर द प्रीवियस ईयर 1819, दैट इज असेसमेंट ईयर 1920, इज नॉन रेसिडेंट, राइट, सिंपल। देन explain with the reason as the provision contained under Income Tax Act 1961 whether the interest of 5 lakhs paid to Mr. John, a non-resident, John है उसको interest pay किया, in the month of February 19 by Smith, a non-resident, मतलब एक non-resident person ने दूसरे non-resident person को interest pay किया, right? Section 9 याद करो, Section 9 में क्या देखा है हमने? डिविडेंड, अगर आपको याद आ रहा होगा, डिविडेंड का एक क्लॉज है, इंटरेस्ट का एक क्लॉज है, रॉयल्टी एंड पेटेंट का एक क्लॉज है, राइट। तो देखो ये नॉन रेसिडेंट पर्सन है और दूसरा भी नॉन रेसिडेंट पर्सन है। आगे देखते हैं अपन। ऑन अ सम बोरोड फॉर ₹50 lakhs फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग द गारमेंट बिजनेस इन मुंबई, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया, सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ जॉन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। देखो क्या, पहले क्वेश्चन समझो क्या था। ये स्मिथ नॉन रेसिडेंट था, इसने जॉन से 50 लाख रुपए बोरो किया, कर्जा लिया, और नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे किया, नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे किया 5 लाख रुपए का। ध्यान दो, प्रोविजन क्या है गाइस? अगर कोई नॉन रेसिडेंट, इसके एंगल से आपको सोचना है, इसके एंगल से, अगर कोई नॉन रेसिडेंट पैसा बोरो करता है, ध्यान से सुनो, पैसा बोरो करता है और उस पे ऊपर इंटरेस्ट देता है, और वो जो नॉन रेसिडेंट ने पैसा बोरो किया, ध्यान से सुनना, जो पैसा ये नॉन रेसिडेंट ने बोरो किया, इफ ही यूज दैट अमाउंट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस रन इन इंडिया,
ये पैसा उसने किस चीज के लिए यूज किया? इंडिया में बिजनेस रन करने के लिए, तो उसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अरे भाई, ये जो 50 लाख इसने बोरो करके रखा, ये 50 लाख से वो क्या कर रहा है? इंडिया में बिजनेस रन कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो वो पैसा कमाने के बाद ही वो इंटरेस्ट पे कर पा रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट पे करेगा सामने वाले को, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा जॉन कैथ में, मतलब इंडिया में इसको टैक्स देना पड़ेगा। अरे ध्यान में आया? तो देखो वहां पे क्या लिखता है, ध्यान से सुनो। अगर ये बोरोइंग गारमेंट बिजनेस इंडिया में, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पैसा यूज किया 50 लाख, ये इंडियन बिजनेस के लिए यूज किया, तो सामने वाले को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। देखो आंसर क्या लिखता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम इन नॉन रेसिडेंट हैंड्स, मतलब जॉन कैथ में, एज पर 915C of the Income Tax Act, interest payable by non-resident on the monies borrowed and used for the purpose। देखो मैंने बोला किसके एंगल से देखना आपको? स्मिथ के एंगल से। इंटरेस्ट पेबल for a business carried out by such a person in India is deemed to be accrue or arise in India. Therefore, interest of 5 lakhs paid by a John, a non-resident, shall be deemed to accrue or arise in India and subject to tax in the hands of John। तो जिसने ये इंटरेस्ट लिया ऐसा माना जाएगा कि उसका इनकम इंडिया में अक्रू और राइज हो गया, क्योंकि वो जो 5 लाख इंटरेस्ट का पे किया वो इंडिया के गारमेंट बिजनेस जो था मुंबई का, उसी से यूज करके पे किया, तो इसलिए वो इनकम इंडिया का डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाए। सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। देन सिंपल देखो, क्वार्टा नॉन रेसिडेंट मेड द एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग in relation to the transaction proposed to be undertaken by him. He decided on 31st of August 2018 to withdraw the said application. Can he withdraw so? देखो, एक बार आप एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन कर देते हो तो आप विड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन आपको कब तक विड्रॉ करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज, है ना, विद इन 30। तो उसने एप्लीकेशन किया था 2 जुलाई को, तो वो विड्रॉ कर सकता था 1 अगस्त तक, लेकिन 1 अगस्त तक उसने विड्रॉ नहीं किया, उसने किया 31 अगस्त को। वो चाह रहा विड्रॉ करने का, तो ही कैन नॉट विड्रॉ दैट एप्लीकेशन। सेटलमेंट कमीशन में तो आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते, एडवांस रूलिंग में आप विड्रॉ कर सकते। इतना सिंपल था। विद इन 30 डेज हैज बीन इलैप्स्ड, तो इसलिए। लेकिन हाँ, एक जजमेंट आया था एमके जैन के केस में, अगर आप सफिशिएंट कॉज शो करते हो, सर्कमस्टांसेस दैट विल जस्टिफाई कि हमें क्यों लेट हुआ, तो फिर डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ ये केस में जजमेंट आया, बाकी नॉर्मल रूल तो वही है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन को विड्रॉ करना। When can the advance ruling pronounced by the authority be declared as void? It is theoretical question, you should read, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो आप एक बार अभी के अभी रीड कर लो उसको। Then next, explain with the reason as allowability of the provision of Income Tax Act 1961 of the following payment made while computing the income from business and profession। पीजीबीपी पे एक क्वेश्चन था, है ना। तो ये है 48.3, मैं बता दूं क्या है 48.3। कैश पेमेंट्स करने पड़ते गाइस। अगर कैश पेमेंट इन अ सिंगल डे फॉर अ सिंगल पर्सन इफ इट एक्सीड्स 10,000 रुपीज, तो फिर पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। जैसे मान के चलो कि मैं ट्रेडर हूं, मैंने शुगर परचेस किया, राइट, शुगर परचेस किया डीलर से, और उसकी वैल्यू कितनी हुई? 20,000 रुपए। अगर मैं 20,000 एक दिन में एक पर्सन को दे रहा हूं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, तो देखो, परचेस ऑफ ऑयल सीड्स 70,000 बाय अरुण ऑयल एंड कंपनी फ्रॉम अ फार्मर ऑन 16 अगस्त बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश 70,000। देखो, अगर 10,000 रुपए के ऊपर एक दिन में एक पर्सन को आप देते हो तो पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ होता है 48.3 के हिसाब, आपको पता है। लेकिन एक रूल 6 DD है जो आपने पढ़ा होगा, कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो पेमेंट आपने कैश में भी किए तो भी, मतलब 10,000 के ऊपर गए सिंगल डे सिंगल पर्सन को, तो भी वो डिसअलाउ नहीं है। उसी में एक फार्मर है, फार्मर को अगर आप एक दिन में एक फार्मर को 10,000 रुपए से ऊपर भी पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि भाई एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है अपनी, तो आप फार्मर को अगर डिसअलाउ करें, मतलब फार्मर को पेमेंट करने से अगर डिसअलाउ होता होगा तो लोग तो फार्मर से गुड्स ही परचेस नहीं करेंगे। और बहुत सारे फार्मर तो ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते, तो फिर तो आप परचेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने ये फार्मर को रूल 6 DD में डाला है, और वहां पे एक्सेप्शन है 6 DD में कि आप
जैसा इनकम टैक्स आप गवर्नमेंट को भर रहे हो, कैश में भरा तो भी चलेगा, कितने भी रुपए का हो। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे 10,000 रुपए का पर डे सिंगल पर्सन को भी आपने पे किया तो अलाउ है, तो यहां पे ये अलाउ हो जाएगा। आंसर कैसे लिखना है देखो, आंसर कैसे लिखना है आपको, पहला पॉइंट, हाँ इधर अलाउएबल डिडक्शन है एज पर रूल 6DD इन केस द कैश पेमेंट इज मेड फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कल्टिवेटर grower producer of agriculture produce, no disallowance shall be made even though the payment exceeds rupees 10,000, but otherwise वो आपको मतलब दूसरे किसी को आप डायरेक्ट करेंगे डीलर को अगर, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। टैक्स ऑफ 25,000 पेड ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज बाय होटल सैम्डो पैलेस, मतलब क्या, 25,000 रुपए का नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर को। तो देखो इसमें बहुत सिंपल है, इसका प्रोविजन पहले समझ लो। ये अलाउ नहीं होता डिडक्शन, क्यों नहीं होता देखो, क्योंकि इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो एम्प्लॉयर ने क्या किया कि एम्प्लॉय को जो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दी उसके ऊपर का टैक्स पे कर दिया, राइट। अब वो देखो, अब ये भी समझ लो बात को कि मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, मैंने आपको कोई नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दिया, जैसे एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, कार। अब वो कार के ऊपर मैंने टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को, तो आपके बिहाफ में टैक्स मैंने भरा, आपके बिहाफ में, तो ये भी तो एक परक्यूजिट्स हो गया। अब इस पे फिर से टैक्स लगा। परक्यूजिट्स आर व्हाट, बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो मैं आपके बिहाफ में टैक्स भर रहा हूं, मतलब ही आपको बेनिफिट दे रहा हूं, तो ये टैक्स फिर से इसके ऊपर टैक्स लगाओ, क्योंकि ये परक्यूजिट्स हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में टैक्स भर रहा है तो एक परक्यूजिट तो है, बट वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट परक्यूजिट। तो अगर एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो एम्प्लॉयर को तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, एम्प्लॉयर को तो उसके ऊपर टैक्स भरना ही पड़ेगा। पढ़ो वहां पे वही लिखा, पढ़ो अब समझ में आएगा, पढ़ो अब भी। 1010 CC में एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट। Then salary payment of rupees 2 lakh made outside India by XYZ Limited, an Indian company, to RAM without deduction of TDS। अगर आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया तो आपको टीडीएस काटना गाइज मैंडेटरी। अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो ये पेमेंट डिसअलाउ हो जाता है, डिसअलाउ है ना, देख लो डिसअलाउ। आंसर देख लो, एज पर सेक्शन 48(3) salary paid outside India without deduction of TDS, therefore the payment of salary to RAM outside India without deduction of TDS is disallowed, right? Then ये theoretical question है, ये आप कर सकते हो, advanced pricing agreement वाला। Then next, Pankaj, a resident, age 58 years, neither working as salaried employee nor doing any business, कुछ भी नहीं करता, खाली बैठा है, had the following receipts, very simple। तो ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी, देखते हैं। डायरेक्टर फीस रिसीव फ्रॉम अ कंपनी, ये टैक्सेबल अदर सोर्सेस में, डायरेक्टर की फी, सिटिंग फी अदर सोर्सेस में, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है, ऊपर ही दिया है। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अमाउंट क्रेडिटेड इन अ बैंक ऑफ विच सोर्स इज नॉट नोन, ये भी टैक्सेबल होगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम होगा ये अदर सोर्सेस में, उसका सोर्स ही नहीं मालूम। नेट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टिक मार्क कर दो। नेट विनिंग 70,000 का, नेट विनिंग मतलब क्या गाइस, टीडीएस काट के आता है नेट विनिंग, तो कितना परसेंट टीडीएस कटता है, 30%। तो 30% काट के फिर उसने 70,000 अपने को मिला, मतलब ये 70 है। 70,000 30% का, अगर मान के चलो पूरी इनकम 100 है तो आपको कितनी मिली, 30% काट के, मतलब आपको मिली 70 रुपीज। तो ये 70 है 70,000, तो 100 कितना, तो ये 100 जो आएगा 1 लाख रुपए आएगा, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा पूरा 1 लाख। टीडीएस काटा है तो वो तो कंसिडर करना पड़ेगा। फिर रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन पोएट्री बुक बाय विच द अमाउंट ऑफ 1,000 हैज बीन स्पेंट एज टाइपिंग टू मैनी प्रिस्ट, मतलब ये 13,000 में से 1,000 का एक्सपेंसेस है, तो 12,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगी गाइस, 12,000 रुपए टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव, ऑफ कोर्स इट इज टैक्सेबल फुल्ली। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 3,500, है ना, ये एग्जेम्प्ट है पूरा का पूरा। एंड मंथली
स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस MIS मंथली स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिला, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क, गड़बड़ मत करना एग्जाम में। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट और ये पूरा टैक्स है, बस इतना सिंपल था। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स नहीं निकालना है आपको, बस उसका इनकम निकाल के रख देना, राइट। अगर टैक्स निकालना होता तो आप टैक्स भी निकाल लेते और ये 30,000 का TDS जो है वो टैक्स में से माइनस कर देते थे, जो कटा हुआ TDS, राइट। सिंपल, बस वही लिखा है वहां पर, देख लो एक बार ये कैलकुलेशन से पूरा। देखो ये ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, ये सब लिखना जरूरी होता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका इतना होगा, ये 1 लाख, TDS आया 30,000 रुपए का, ये दोनों की टोटल फिर 1 लाख, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। देन हाँ चलो ये देखो, Mr. Ramesh, a non-resident Indian, acquired and purchased the shares of a company of XYZ Limited in a foreign currency on 1st of January 2008. हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं जमा था ये क्वेश्चन। 1 जनवरी 2008 को उसने 10 लाख रुपए के शेयर परचेज किए। These shares were sold by him on a recognized stock exchange by the broker on 1st of January 18 for rupees 30 lakhs. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया होगा, है ना। मोर देन 12 मंथ्स हो गए, 2008 में परचेज किया, 18 में बेचे। द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन ऑफ द शेयर ऑफ रुपीज 30 लैक्स, जो 30 लैक्स में बेचे, इसको इन्वेस्ट किया, ये नॉन री इन्वेस्ट किया इस पर्सन ने ऑन 30th मार्च 2018। मैं प्रोविजन बता देता हूं क्या है, देखो। तो यहां पे उसको 30 लाख के सेल कंसिडरेशन और 10 लाख का उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, तो 20 लाख का कैपिटल गेन होता है, 20 लाख का कैपिटल गेन। अगर ये कैपिटल गेन आपको बचाना है तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन निकाला 115BF 115, एक सेकेंड ना मैं चेक कर लू, 115 I forgot the section name, it is 115F only, yes 115F. So what 115F says guys, 115F only, कि अगर ये 20 लाख का कैपिटल गेन को आपको बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सेल कंसिडरेशन है, मतलब 30 लाख का ये जो सेल कंसिडरेशन है, इसको आपको विद इन 6 मंथ री इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई और शेयर्स में, विद इन 6 मंथ। तो देखो उसने कैपिटल गेन हुआ आपको जनवरी 18 में, जनवरी 18 से 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना था आपको, तो वो उसने कब इन्वेस्ट किया, मार्च 18 में। और देखना कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करना है, सेल कंसिडरेशन, तो उसने पूरा 30 लाख इन्वेस्ट कर दिया 30 मार्च को, मतलब विद इन 6 मंथ किया, बराबर किया, तो ये कैपिटल गेन पूरा माफ हो जाएगा एग्जाम। लेकिन कंडीशन क्या है गाइस, कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट आपने 3 साल तक नहीं बेचना है, मतलब ये जो नए शेयर परचेस किए ये 3 इयर्स तक आपको नहीं बेचना है। समझ में आया? पहला पॉइंट तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप 115F में जाना चाहते हो तो आपको सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, और वो इन्वेस्ट करने के बाद आपको वो शेयर्स 3 साल तक आप नहीं बेच सकते। उसने देखो क्या किया, द शेयर्स, अगर बेच दिया तो क्या होगा, अगर बेच दिया तो ये पूरा 20 लाख टैक्सेबल हो जाएगा वापस, लॉक इन पीरियड है वो, लॉक इन पीरियड 3 साल का। द शेयर्स ऑफ ABC जो परचेस किए थे 30 मार्च को, वर सोल्ड बाय हिम ऑन 30th ऑफ जून। 3 महीने में बेच दिए गधे ने, 3 महीने में। और क्यों बेचे, क्योंकि उसको देखो 35,50,000 मिले, तो 35,50,000 मिले और 30 लाख के परचेस किए थे, तो पहले तो एक नया कैपिटल गेन मिल गया 5,50,000 का, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उसने मार्च महीने में खरीदे और जून महीने में बेच दिए शेयर। तो यहां 2 ट्रांजैक्शन होंगे, एक तो पहले ये ट्रांजैक्शन जो 5,50 का बता दिया मैंने, और दूसरा जो ये 20 लाख को आपने एग्जिम्ट किया था, अब ये 20 लाख क्या हो जाएंगे, वापस टैक्सेबल हो जाएंगे, ये 20 लाख टैक्सेबल। तो देखो वहां पे बना के दिया मैंने, शेयर परचेस के 1/1/2008 को 10 लाख के, सेल किए 18 में 30 लाख के, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया आपका। 115F बोलता है कि 30 लाख आप इन्वेस्ट करो, उसने कर भी दिए, लेकिन ये कब करना चाहिए, विद इन 6 मंथ, और ये आप सेल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सोल्ड अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक नहीं सेल कर।
अगर सेल कर दिया तो गेन टैक्सेबल हो जाएगा ये 20 लाख का, तो उसने वही किया, 3 महीने में ही सेल कर दिया, विद इन 3 मंथ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका एग्जाम किया था वो टैक्सेबल हो गया, और ये नया कैपिटल गेन आ गया आपके ऊपर। 35 लाख के 50,000 के शेयर्स बेचे और 30 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपल, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब पुराना मत लेना, लेक्चर को पॉज कर लो और लिख लो, आपको लिखना है, ये नहीं लेना है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। ये 10 लाख तो इसमें ऑलरेडी आ गए ना, ये 20 लाख के टैक्सेबिलिटी तो बता दिया टैक्स इंप्लीकेशन, तो कैसे लिखना है वो दिया है यहां पे। देखो, ये पहला कैपिटल गेन निकल गया 20 लाख का, और ये 20 लाख पूरा एग्जेम्प्ट हो गया 115F में। बट जो मैंने बोला, देखो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका 6 मंथ तक आप नहीं बेच सकते उसको, 3 ईयर्स तक, 3 ईयर्स लॉक इन पीरियड बोलते उसको, लॉक इन पीरियड। बट आपने बेच दिया, तो अगर बेच दिया तो फिर ये 20 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अलग आएगा, राइट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, कंप्यूट द बुक प्रॉफिट। 115 जेबी का क्वेश्चन है, बुक प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट दे दिया आपको, बहुत सिंपल। सेल्स दे दिया 90 लाख का, विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व क्रेडिटेड इन 2006 बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और रिजर्व को क्रेडिट किया, तो इधर आ गया। विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख का। विड्रॉल फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 4 लाख का। परचेज दिया है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल जो था, रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी डेप्रिसिएशन है, और अदर एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल। तो पहले तो आपको ये नेट प्रॉफिट को उठा लेना है 61 लाख। तो देखो ये आपने 61 लाख उठा लिया। अब एडबैक क्या करना है, डेबिट साइड जो आपने ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके, डेबिट साइड का, उसमें से क्या एडबैक करना है, परचेस को कोई एडबैक नहीं 115 जेबी में, बुक प्रॉफिट में। डेप्रिसिएशन पहले पूरा एडबैक करो, और फिर डेप्रिसिएशन उतना जो रिवैल्यूड एसेट पे नहीं है वो माइनस कर दो। रिवैल्यूड एसेट का डेप्रिसिएशन आप माइनस नहीं कर सकते, तो पहले पूरा डेप्रिसिएशन मतलब 10 लाख का ऐड होगा, माइनस होगा सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन का नहीं होगा, तो देख लो, ये 10 लाख रुपए ऐड किया आपको, ये 10 लाख रुपए पहले ऐड किया टोटल डेप्रिसिएशन, और फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 6 लाख का माइनस किया, ये 6 लाख का माइनस किया, और ये डेप्रिसिएशन पहले पूरा ऐड बैक किया, ऐड बैक, और एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन है ना, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर, राइट। फिर देखो फिर क्या हुआ है, और क्या दिया है क्वेश्चन में। डेबिट साइड हो गया आपका पूरा, यस डेबिट साइड कंप्लीट, अदर एक्सपेंसेस अलाउएबल है, उसको कुछ छेड़खानी नहीं। फिर रिवैल्यूएशन विड्रॉवल फ्रॉम रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू पी एंड एल बाय डेबिटिंग द पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट को डेबिट किया, मतलब प्रॉफिट आपका कम हुआ है, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करना मतलब प्रॉफिट कम हुआ है आपका, राइट। तो देखो उसके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको माइनस कर दिया, राइट। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व, ये भी एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट है विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व की। एंड लास्ट वन, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड इन 2000 विदाउट डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे कोई फर्क नहीं, विदाउट डेबिटिंग है। अगर पी एंड एल को डेबिट किया, आप जाके देखो नोट्स में, अगर पी एंड एल को डेबिट करते तो ही हमको इफेक्ट देना पड़ेगा। ये क्रेडिट किया ना आपका, अरे दिस इज ऑल, देखो क्या हुआ है, पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट, मतलब पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया बाय डेबिटिंग, मतलब वो रिजर्व का पैसा इधर लाया हम लोगों ने, राइट। तो रिजर्व का पैसा अगर आपने इधर लाया पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करके, तो फिर ये इसके एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। बट यहां पे पी एंड एल अकाउंट को आपने हिट ही नहीं किया, अगर पी एंड एल अकाउंट को हिट नहीं करते तो फिर इसके एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, ये एक्सेप्शनल पॉइंट था। एंड विड्रॉवल फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको माइनस करना पड़ेगा, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट। तो देखो ये लेस किया रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना लेस किया, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट। मान के चलो कि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व यहां पे 5 लाख का होता, ये 5 लाख का होता, तो आप माइनस कितना कर देते, 4 लाख ही माइनस करते, टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। इसका रीजन क्या है, सिंपल रीजन है, देखो ये 4 लाख रुपए इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए, बराबर, इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ने उसको लेस किया।
लेकिन ये पी एंड अकाउंट में डेबिट भी तो करके रखा ना आपने, तो ये इक्वल इफेक्ट आ गया। तो वही वहां पे बोला है उन्होंने कि ये आपको लेस करने को मिलेगा, जो विड्रॉवल फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो अमाउंट आप विड्रॉ करोगे वो आप माइनस कर सकते हो, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड असेट। लिख लो, withdrawal from revaluation reserve, withdrawal from revaluation reserve is allowed, दिया भी है वहां पे, allowed maximum to the extent of revaluation depreciation, maximum to the extent of revaluation depreciation। तो अगर ये 5 लाख होता था यहां पे, मान के चलो एग्जाम्पल, तो आप सिर्फ कितना डिडक्ट करते थे, 4 लाख। मान के चलो ये 3 लाख होता था, तो आप यहां पे 5 होता तो कितना कर सकते थे, 3 लाख, टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली रिवैल्यूएशन रिजर्व, उतना ही मैं। तो ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट पे फिर टैक्स लगा दो। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। राइट गाइस, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन की लेवल काफी अच्छी है। इंस्टीट्यूट 5 क्वेश्चन नहीं पूछते, काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको पूछते इंस्टीट्यूट, तो आप लोगों को भी उतनी ही तैयारी से एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंस्टीट्यूट पास नहीं करेगी। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया। राइट,